वेलकम टू एग्ज़ाम विवेचना। तो दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, हम डिस्कस कर रहे हैं LT टेट PYQ सीरीज़। तो इस वीडियो से पहले भी हमने इसके बहुत से पार्ट्स को डिस्कस कर लिया है। अगर अभी तक आपने उन्हें विजिट नहीं किया है तो आप एक बार डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहाँ पर आपको प्लेलिस्ट मिलेगी, तो उसे भी आप विजिट करिएगा। ठीक है, तो चलिए ज़्यादा समय न लेते हुए वीडियो को स्टार्ट कर देते हैं। तो देखिए, यहाँ पर पहला प्रश्न पूछा गया है, मुक्तिबोध की मृत्यु उपरांत सामने आई पुस्तकें कौन सी हैं? तो यहाँ पर विकल्प में चांद का मुंह टेढ़ा, भूरी भूरी खाक धूल, या यह दोनों, या इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर जो सही विकल्प हो जाएगा तो वो हो जाएगा विकल्प सी, अर्थात चांद का मुंह टेढ़ा और भूरी भूरी खाक धूल भरी, ये दोनों ही जो इनकी रचनाएं हैं या पुस्तकें हैं, वास्तव में तो ये काव्य संग्रह हैं। ये दोनों ही काव्य संग्रह मुक्तिबोध की मृत्यु के उपरांत सामने आई थी या पब्लिश हुई थी। तो सही विकल्प यहाँ पर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा 2, वारेन हेस्टिंग्स का सांड कहानी के लेखक कौन है? तो देखिएगा, पहले तो ध्यान में रखना है कि जो वारेन हेस्टिंग्स का सांड है, इसकी विधा कहानी हो जाएगी, और अगर इसके लेखक पूछे जाएं तो उदय प्रकाश इसके कहानीकार के तौर पर जाने जाएंगे। सही विकल्प यहाँ पर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारतेंदु हरिश्चंद्र को नरकवि की संज्ञा किसने दी? विकल्प में है आचार्य रामचंद्र शुक्ल, डॉक्टर चंद्रगुप्त, राहुल सांकृत्यायन या मिश्र बंधु। तो जो सही विकल्प हो जाएगा यहाँ पर, आचार्य रामचंद्र शुक्ल के द्वारा भारतेंदु हरिश्चंद्र को नरकवि की संज्ञा दी गई थी। तो विकल्प ए यहाँ पर सही होगा। यहाँ पर अगर हम आचार्य रामचंद्र शुक्ल को लेते हैं तो इनके द्वारा हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा गया है, जिसे सर्वाधिक प्रामाणिक और प्रमुखता दी जाती है। इसे हिंदी साहित्य का आधार माना जाता है। अगर कोई भी परीक्षा ली जाएगी वहाँ पर यहाँ से प्रश्न अवश्य बनते हैं। ठीक है, अगर इस इतिहास ग्रंथ का प्रकाशन वर्ष पूछा जाए तो प्रकाशन वर्ष हो जाएगा इसका 1929। इसी के साथ अगर हम भारतेंदु हरिश्चंद्र की बात करते हैं तो जो भारतेंदु हरिश्चंद्र हैं, इन्हें हिंदी साहित्य का अग्रदूत भी कहा जाता है। इन्होंने हिंदी साहित्य की प्रत्येक विधा में रचना की है, या फिर हिंदी साहित्य को एक इन्होंने मार्ग प्रदर्शन किया था, किस प्रकार से इन्होंने इसे रीतिकाल से मुक्त किया है। तो ये ध्यान रखना है आपने। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिएगा। यहाँ पर मिश्र बंधु इनमें से कौन नहीं है? अगर हम यहाँ पर मिश्र बंधुओं की बात करें तो मिश्र बंधुओं के तौर पर 3 भाइयों को जाना जाता है, और वे भाई कौन कौन से हैं? पहले तो हैं श्याम बिहारी मिश्र, दूसरे हैं सुखदेव बिहारी मिश्र, और तीसरे हैं गणेश बिहारी मिश्र। अगर ये प्रश्न बनेगा कौन सी इनमें नहीं है, तो सही विकल्प हो जाएगा विकल्प बी, जो कृष्ण बिहारी मिश्र हैं, ये मिश्र बंधुओं के अंतर्गत नहीं आते हैं। इसका ध्यान रखिएगा। अगर आप आगे हम बात करें मिश्र बंधुओं की, तो इन्होंने भी हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा है। ठीक है, अगर हम इनके एक आलोचना पुस्तक की चर्चा करें, हिंदी नवरत्न, तो यह भी इन्हीं की रचना मानी जाती है। अगला प्रश्न अब हम यहाँ पर देखेंगे 5, किस साहित्यकार या इतिहासकार ने आदिकाल को बीज वपन काल नाम दिया है? तो विकल्प में है मिश्र बंधु, गणपति चंद्र गुप्त, चंद्रधर शर्मा गुलेरी, महावीर प्रसाद द्विवेदी। तो देखिए, यहाँ पर जो सही विकल्प हो जाएगा, जो विकल्प डी है, महावीर प्रसाद द्विवेदी के द्वारा आदिकाल को बीज वपन काल नाम दिया गया था। अगर इसी के साथ अन्य तथ्यों को हम देखते हैं, अगर आपसे ये प्रश्न पूछा जाए कि अगर आदिकाल को आदिकाल नाम सर्वप्रथम किसके द्वारा दिया गया था, तो आदिकाल को आदिकाल नाम सर्वप्रथम दिया गया था हजारी प्रसाद द्विवेदी के द्वारा। अगर आपसे ये प्रश्न बने कि आदिकाल को वीरगाथा काल नाम किसके द्वारा दिया गया था, तो आदिकाल को वीरगाथा काल नाम दिया गया था आचार्य रामचंद्र शुक्ल के द्वारा। अगर आपसे ये प्रश्न बने कि आदिकाल को मिश्र बंधुओं के द्वारा क्या नाम दिया गया था, तो मिश्र बंधुओं के द्वारा दिया गया था प्रारंभिक काल। इसके पश्चात अगर ये पूछा जाए आदिकाल को पुरानी हिंदी के नाम से किसने जाना था या कहलवाया था, तो ये चंद्रधर शर्मा गुलेरी के द्वारा कहा गया था। अगर आपसे ये प्रश्न बने गणपति चंद्रगुप्त के द्वारा इतिहास ग्रंथ की रचना की गई है, उसका क्या नाम है, तो जो गणपति चंद्रगुप्त है, इनके द्वारा इतिहास ग्रंथ की जो रचना की गई है उसका नाम होगा हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास। तो इन तथ्यों को याद रखिएगा, ये सभी महत्वपूर्ण हैं। तो देखिएगा प्रश्न संख्या 6 क्या पूछा गया है, रचना की दृष्टि से क्रिया के कितने भेद हैं?
तो जो रचना की दृष्टि से क्रिया के भेद होंगे 2, विकल्प 1 यहाँ पर सही हो जाएगा। आगे देखिएगा, 3 दिन कुछ लोग बहुत पुस्तकें में कौन सा विशेषण होगा? 3 दिन कुछ लोग बहुत पुस्तकें, यहाँ पर जो विशेषण होगा तो ये होगा संख्यावाचक। 7वें का जो सही विकल्प हो जाएगा विकल्प डी। अगला देखिएगा 8, जिसकी लाठी उसकी भैंस में कौन सा सर्वनाम है? तो यहाँ पर जो सर्वनाम होगा तो वो हो जाएगा संबंधवाचक सर्वनाम। 8वें का यहाँ पर सही विकल्प सी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा 9, क्या पूछा गया है? कारक के कितने भेद होते हैं? इंपॉर्टेंट है, कारक के भेद होते हैं 8। 9वें का सही विकल्प बी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा 10, इनमें से महाप्राण कौन सा है? तो जो महाप्राण होगा तो ये हो जाएगा विकल्प डी, ह। जो ह है ये महाप्राण होगा। तो कई बार ये भी प्रश्न आपसे पूछा जाता है परीक्षा में कि जो ट है इसका उच्चारण स्थान क्या होगा? तो जो ट है इसका उच्चारण स्थान मूर्धा होता है। अगर आपसे ये प्रश्न पूछा जाए कि यह किस प्रकार का व्यंजन है, तो ये अंतस्थ व्यंजन होता है। अगर आपसे ये प्रश्न पूछा जाए कि जो विकल्प सी है र, इसका उच्चारण स्थान क्या होगा, तो अधिकतर विकल्पों को अगर हम देखें तो इसका कई जगह मूर्धा ही माना जाता है, र का उच्चारण स्थान भी। तो दोस्तों, जैसा कि आपको पता चल ही गया होगा कि अब आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही कम समय बच गया है, अर्थात जो आपकी LT टेट की परीक्षा है इसके लिए बहुत ही कम समय बचा हुआ है। इसी समय को ध्यान में रखकर आपके समक्ष लाया हूँ पिछले 10 वर्षों के हल प्रश्न पत्र। अगर आप किसी परीक्षा की तैयारी करते हो तो आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के महत्व के बारे में पता ही होगा, क्योंकि अगर जब तक आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर को नहीं देखते हो आपको एक आधार नहीं मिलता है कि आपको किस प्रकार की तैयारी करनी है। अब देखिए, अगर आप LT टेट के सिलेबस को सर्च करोगे तो आपको पूरा सिलेबस नहीं मिलेगा। तो अगर जब सिलेबस आपको पता नहीं होगा तो आप तैयारी कैसे करेंगे? इसकी तैयारी करने के लिए एक ही माध्यम होता है कि आप प्रश्न पत्रों को देखिए, किस प्रकार के प्रश्न पूछे जा रहे हैं और उसी की तैयारी करते रहिए। अगर आपको लेवल पता चल जाएगा आप तैयारी अच्छे से कर पाएंगे। तो आपकी सुविधा के लिए मैं आपके समक्ष इन प्रश्न पत्रों को लाया हूँ। तो अगर आप इंटरेस्टेड हो तो आपको इस नंबर पर संपर्क करना है 8219312129। यहाँ पर आप व्हाट्सएप करिए, आपकी कोई भी क्वेरी होगी आपको उसका उत्तर दे दिया जाएगा, ठीक है। चाहे LT टेट की परीक्षा हो, LT कमीशन की परीक्षा हो, PGT हिंदी की परीक्षा हो, कोई भी परीक्षा हो, यहाँ पर ये आपके लिए महत्वपूर्ण होने ही वाले हैं। ये जितने प्रश्न पत्र हैं ये LT टेट के हैं, LT कमीशन के हैं, PGT हिंदी के हैं। इन तीनों के कम्बिनेशन यहाँ पर आपके समक्ष लाया हूँ, इसलिए आपके लिए ये बेहद ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो मेरा आपसे आग्रह है आप एक बार इन्हें देखिए और अपनी तैयारी को सुदृढ़ कीजिए। अगला प्रश्न देखिएगा यहाँ पर 11, कबीर को वाणी का डिक्टेटर किसने कहा था? तो यहाँ पर जो सही विकल्प हो जाएगा, कबीर को वाणी का डिक्टेटर कहा गया था हजारी प्रसाद द्विवेदी के द्वारा। तो 11 का सही विकल्प यहाँ पर ए हो जाएगा। तो देखिएगा यहाँ पर अगर आपसे ये प्रश्न पूछे कि जो रामचंद्र शुक्ल है इनके द्वारा कबीर की भाषा को क्या कहा था, तो कबीर की भाषा को इन्होंने कहा था सदुकड़ी। अगर ये प्रश्न पूछे कि कबीर ने सदुकड़ी भाषा को कहाँ से ग्रहण किया था, तो कबीर ने सदुकड़ी भाषा को ग्रहण किया था नाथों से। इसी के साथ अगर हम कबीर के संबंध में और चर्चा करें तो कबीर जो थे ये रामानंद के 12 शिष्यों में से एक थे। अगर इनके धर्म के बारे में पूछा जाए या इनके ईश्वर के बारे में पूछा जाए कबीर के, तो कबीर के ईश्वर निर्गुण उपासक थे। राम, जो राम शब्द है इसका ये जाप करते थे, जो दशरथ नंदन राम थे उनकी नहीं, निर्गुण राम की कबीर उपासना करते थे। अगर आपसे ये प्रश्न पूछा जाए कबीर के उत्तराधिकारी कौन थे, तो कबीर के उत्तराधिकारी थे धर्मदास, और धर्मदास के द्वारा ही इनके बीजक का संग्रहण किया गया था। अगर ये प्रश्न बने कबीर का जन्म कहाँ पर हुआ था, कबीर का जन्म हुआ था काशी में। अगर ये प्रश्न बने कबीर की मृत्यु कहाँ पर हुई थी, तो कबीर की मृत्यु मगहर में हुई थी। तो इन तथ्यों को याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए 12, पृथ्वीराज रासो की नायिका निम्न में से कौन है? तो जो पृथ्वीराज रासो की नायिका होगी तो वो हो जाएगी विकल्प सी, संयोगिता। तो देखिए हाल ही में पृथ्वीराज नामक मूवी आई है, अगर आपने उसे देखा होगा तो बहुत से डाउट आपके वहाँ से क्लियर हो जाएंगे, कई पात्रों का पता चल जाएगा आपको वहाँ से। पृथ्वीराज रासो मूवी जो है पृथ्वीराज, तो वहाँ से आपको कई पात्रों का सीधे सीधे पता चल जाएगा उनके बारे में। तो देखिएगा
अगर हम चर्चा करते हैं पृथ्वीराज रासो किसकी रचना है, तो ये हो जाएगी चंद बरदाई की रचना। इसी के साथ जो इसकी मुख्य पात्रा है तो ये संयोगिता हो जाएगी और मुख्य पात्र पृथ्वीराज हो जाएगा। तो ये कुछ एक तथ्य थे, इन्हें याद रखिएगा। अगर देखिएगा आचार्य रामचंद्र शुक्ल है, अगर आचार्य रामचंद्र शुक्ल के संबंध में पूछा जाए इन्होंने पृथ्वीराज रासो को क्या कहा है, तो इनके द्वारा पृथ्वीराज रासो को प्रथम महाकाव्य कहा गया था। क्या कहा गया था? जो पृथ्वीराज रासो है ये हिंदी का प्रथम महाकाव्य है। इसी के साथ इन्होंने यह भी कहा था कि जो ये पृथ्वीराज रासो है यह एक जाली ग्रंथ है। इस ग्रंथ को इन्होंने जाली ग्रंथ भी ठहराया था। इसके संबंध में भी अपनी जानकारी बनाए रखिएगा। तो देखिएगा अगला प्रश्न 13 क्या पूछा गया है, द्विवेदी युग की प्रमुख काव्य भाषा कौन सी है? तो महत्वपूर्ण प्रश्न है ये भी। तो देखिएगा सही विकल्प यहाँ पर जो हो जाएगा विकल्प सी, खड़ी बोली। जो द्विवेदी युग था तो इनके द्वारा प्रमुख भाषा के तौर पर खड़ी बोली को प्रयोग में लाया गया था। द्विवेदी युग से पहले भारतेंदु काल हो गया, रीतिकाल हो गया, इसी के साथ भक्ति काल हो गया, आदि काल हो गया। यहाँ पर अलग अलग भाषाओं को प्रमुखता दी जाती थी, जैसे आपकी ब्रज भाषा हो गई, अवधी हो गई, राजस्थानी हो गई, इत्यादि इत्यादि। परंतु जब से द्विवेदी युग शुरू हुआ उसके पश्चात से एक ही बोली को प्रमुखता मिलने लगी। तो वो कौन सी थी? तो वो थी खड़ी बोली। अगर आपसे ये कई बार प्रश्न पूछा जाए कि वो कौन सा काल है या कौन सा युग है जिसने हिंदी साहित्य में खड़ी बोली को प्रमुखता प्रदान की, तो वो द्विवेदी युग ही था। अगर आपसे ये प्रश्न बने कि द्विवेदी युग का नाम किस विद्वान के नाम पर पड़ा है, तो ये महावीर प्रसाद द्विवेदी हैं। जो महावीर प्रसाद द्विवेदी हैं इनका खड़ी बोली को प्रचार करने में महत्वपूर्ण रोल अदा करा जाता है। महत्वपूर्ण स्थान है खड़ी बोली के प्रचार में महावीर प्रसाद द्विवेदी का। इनके द्वारा सरस्वती का कार्यभार पूछा जाता है कब से संभाला गया था, तो खड़ी बोली सरस्वती पत्रिका का कार्यभार इन्होंने 1903 से लेकर 1920 तक संभाला था। यही आपका समय है द्विवेदी युग का भी, ठीक है। इसी दौरान इन्होंने कई कार्य किए हैं खड़ी बोली के प्रचार हेतु। अगर आपसे ये प्रश्न पूछा जाए कि सरस्वती पत्रिका के प्रथम संपादक में कौन गिने जाते हैं, तो श्याम सुंदर दास हैं। ये सरस्वती पत्रिका के प्रथम संपादकों में गिने जाते हैं। अगर आपसे ये प्रश्न पूछा जाए कि जो भारतेंदु युग है इस युग में कौन सी भाषा को महत्वपूर्ण स्थान दिया जाता था, तो वो ब्रज भाषा था। तो इन तथ्यों को भी आपने याद रखना है, ये भी बेहद ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो अगला प्रश्न देखिएगा 14, सिद्धों की संख्या कितनी मानी जाती है? तो सिद्धों की संख्या मानी जाती है 84। इसी के साथ अगर आपसे ये पूछा जाए सरहप्पा जो हैं इनका संबंध किस संप्रदाय से रहा है, तो ये सिद्धों से संबंधित है। सिद्धों में प्रथम इन्हें माना जाता है। अगर स्पेशली सरहप्पा के संप्रदाय के बारे में पूछा जाए तो सरहप्पा का संप्रदाय कौन सा था, तो सहजयान का जो सहजयान संप्रदाय था इसका प्रवर्तन सरहप्पा के द्वारा किया गया था। अगर लुइपा पूछा जाए, शबरपा पूछा जाए, डोम्बिपा पूछा जाए, ये सभी सिद्धों में गिने जाते हैं। जो पा शब्द है इनके आदर के लिए लगाया जाता है, डोम्बिपा, सरहप्पा, शबरपा इत्यादि इत्यादि। अगर आपसे ये प्रश्न पूछा जाए आलवार भक्तों की संख्या कितनी है, तो आलवार भक्तों की संख्या 12 मानी जाती है। अगर आपसे ये प्रश्न पूछे नाथों की संख्या कितनी है, तो नाथों की संख्या 9 मानी जाती है। अगर आपसे ये प्रश्न पूछे कि जो आंडाल है इसका संबंध किस काव्यधारा से रहा है, तो ये भक्ति काव्यधारा से संबंधित रही हैं। जिस प्रकार उत्तरी भारत में मीरा को जाना जाता है उसी प्रकार दक्षिणी भारत में आंडाल को भी मीरा के रूप में जाना जाता है। तो इन तथ्यों को याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखिए 15, अलंकार सिद्धांत के प्रवर्तक कौन हैं? तो जो अपना काव्य शास्त्र है उसी के अंतर्गत अलंकार सिद्धांत भी आता है। तो अगर पूछा जाए अलंकार सिद्धांत के प्रवर्तक कौन हैं, तो अलंकार सिद्धांत के प्रवर्तक के तौर पर जाने जाते हैं भामह। जो यहाँ पर विकल्प डी है ये सही हो जाएगा 15 का। अगर आपसे ये प्रश्न पूछा जाए कि अलंकार के कितने भेद माने जाते हैं, तो अलंकार के 3 भेद माने जाते हैं, इसका भी ध्यान रखना है आपने। अगला प्रश्न देखिएगा 16, ब का उच्चारण स्थान कौन सा है? तो उच्चारण स्थान हो जाएगा यहाँ पर सी, दंतोष्ठी। अगला प्रश्न देखिएगा 17, निम्नलिखित व्यंजनों में से संयुक्त व्यंजन कौन सा है? तो जो संयुक्त व्यंजन हो जाएगा यहाँ पर क्ष। 17 का सही विकल्प यहाँ पर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा 18, जिन ध्वनि चिन्हों द्वारा मानव परस्पर विचार विनिमय करता है उसको समष्टि रूप से भाषा कहते हैं।
ये परिभाषा किसके द्वारा दी गई थी? तो भाषा के संबंध में जो ये परिभाषा वर्णित की गई है तो ये डॉक्टर बाबूराव सक्सेना के द्वारा की गई थी, बाबूराव सक्सेना के द्वारा। तो जो 18 का सही विकल्प यहाँ पर ए हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पर अब हमारी वीडियो का समापन हो जाता है। देखने को तो हमने लगभग 18 प्रश्न डिस्कस किए, अगर हम तथ्यों के साथ देखें तो लगभग 50 प्रश्नों को हमने आपके साथ डिस्कस किया। जितने भी तथ्य आपको बताता हूँ अगर आप इन्हें नोट करते हैं तो ये आगे आपके भविष्य में एक वरदान साबित हो सकते हैं। आपने जितने में आपको तथ्य बताता हूँ उनके नोट डाउन करते रहना है, ठीक है ना। काफ़ी रिपीटेड प्रश्न होते हैं, इसीलिए एकदम से माइंड में आते हैं, इसलिए आपको मैं ये तथ्य बताता हूँ। इसी के साथ आपको बता देता हूँ, अगर आप लोग टेट की तैयारी कर रहे हो, LT टेट की, तो आप इसके लिए हमारा फ्री व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हो। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो ठीक है, अब यहाँ पर आपसे अलविदा ले लेते हैं। धन्यवाद। तो दोस्तों अगर आप LT टेट की तैयारी कर रहे हैं और LT टेट के महत्वपूर्ण नोट्स को खरीदना चाहते हैं तो आप दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप माध्यम से संपर्क कर सकते हैं। यहाँ पर आपको ये नोट्स उपलब्ध करवा दिए जाएंगे।